everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with part 2 of chapter 4, that is consumers equilibrium indifference curve analysis. In the previous lecture we have already finished with part 1 in which we have discussed about IC curves, that is indifference curve. We have discussed about assumptions based on IC curve. We have discussed about properties of IC curve. So if you guys have still not watched last lecture's video, the link for the same will be there in the description box. Go ahead and watch the video now. And in today's lecture, we are going to begin with part 2 of chapter 4. So let's now begin with part 2. To begin with, let's understand the meaning of budget line and budget set. Okay, before moving into budget line and budget set, let's understand the meaning of this word budget. Okay, so it is an estimation of how much money a person or an organization will make and spend over a specific period of time. ओके सो एक ये एस्टिमेशन है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, वो कितना पैसा बना रहे हैं और वो कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं. अगर अपन बजट को देखें बिल्कुल जनरल टर्म्स में तो इट मींस अ फाइनेंशियल लिमिट. अपने पास एक स्पेसिफिक इनकम है और उस स्पेसिफिक इनकम के हिसाब से अपने पास हर चीज के लिए एक फाइनेंशियल लिमिट है. फाइनेंशियल लिमिट का मतलब वो लिमिट जिसको ध्यान में रख के और जिसके अंदर आपको आपके सारे एक्सपेंसेस को इनकर करना है. उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी गिवन इनकम के हिसाब से आपके पास एक हर चीज के लिए लिमिट है जिस लिमिट को ध्यान में रख के आपको आपके सारे एक्सपेंसेस को इनकर करना है. ओके सो वी हैव फाइनेंशियल लिमिट फॉर एवरीथिंग व्हिच मींस वी हैव बजट फॉर एवरीथिंग. अगर आप कोई वेकेशन प्लान करो तो उसके लिए भी आपके पास एक फाइनेंशियल लिमिट है. अगर आप कोई ओकेशन कोई फंक्शन प्लान कर रहे हो उसके लिए भी आपके पास फाइनेंशियल लिमिट है. आपकी फैमिली के नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए भी एक फाइनेंशियल लिमिट है. आपके बिजनेस के लिए भी एक फाइनेंशियल लिमिट है. सो फाइनेंशियल लिमिट एग्जिस्ट everywhere. Okay, if we now look into budget line is a graphical representation of all the possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices. Budget line क्या है? graphical representation है जब भी कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है दो गुड्स के ऊपर. सो वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस परचेस कर सकता है कि गिवन के आपको कंज्यूमर की इनकम भी पता है और आपको गुड्स के प्राइसेस भी पता है. तो गिवन कंज्यूमर की इनकम और गिवन गुड्स के प्राइसेस के अंदर कंज्यूमर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उन दो गुड्स के परचेस कर सकता है सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इस तरह से कि जो कॉस्ट है हर एक कॉम्बिनेशन की वो इक्वल है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर व्हिच मींस के कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम उन दोनों गुड्स को परचेस करने के ऊपर स्पेंड कर रहा है. तो जो भी कॉस्ट है दोनों कॉम्बिनेशंस की, जो भी कॉस्ट होगी कॉम्बिनेशंस की, वो इक्वल होगी कंज्यूमर की इनकम से. बजट सेट रिफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स. कौन कौन से अटेनेबल कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जब भी कोई कंज्यूमर दो गुड्स परचेस कर रहा है तो वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को परचेस कर सकता है. उन सारे कॉम्बिनेशंस के सेट को अपन कहते हैं बजट सेट गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके सो बजट सेट का मतलब कि गिवन इनकम और प्राइसेस के साथ कंज्यूमर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेस कर सकता है दो गुड्स के. और बजट लाइन उसी चीज का क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजट कंस्ट्रेंट. बजट सेट को अपन क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजट कंस्ट्रेंट as it shows the limit up to which a consumer can buy a set of two goods with his given इनकम. तो इसको अपन बजट कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक लिमिट दिखाता है कि कहां तक कंज्यूमर उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को परचेस कर सकता है अपनी गिवन इनकम के साथ. ओके गोइंग नेक्स्ट, let us now understand consumers budget, that is budget set or budget line through an example. Okay, so let us assume that the consumer has budget of ₹60. अपन ऐसा मान रहे हैं कि कंज्यूमर के पास बजट है ₹60 का which means कि उसकी टोटल इनकम है ₹60
और जो उसको स्पेंड करनी है गुड 1 पर और गुड 2 पर। तो उसके पास टोटल इनकम है 60 रुपीज की, जो उसको स्पेंड करनी है गुड 1 पर और गुड 2 पर। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ गुड 1 इज ₹2। अपन ऐसा मान रहे हैं कि प्राइस ऑफ गुड 1 है ₹2 और प्राइस ऑफ गुड 2 है ₹1। विद दिस वी कैन फाइंड द बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर, और इसके साथ अपन कंज्यूमर का बजट सेट पता कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास 3 थिंग्स गिवन है। सबसे पहला कि कंज्यूमर की जो इनकम है, जो अपने पास टोटल इनकम है वो है ₹60। इसका मतलब अपने पास बजट है 60 रुपीज का। अपने पास गुड 1 की प्राइस है ₹2 और गुड 2 की प्राइस है ₹1। ओके, सो गुड 1 की प्राइस है ₹2 और गुड 2 की प्राइस है ₹1। नाउ लुक एट दिस टेबल ओवर हियर एंड द ग्राफ ओवर हियर। ओके, तो जब कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 1 की, तब वो 60 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 2 की। ठीक है, जब कंज्यूमर 10 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 1 की, तब वो 40 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 2 की, क्योंकि यहाँ पे गुड 2 का प्राइस कितना है ₹1। जब कंज्यूमर 20 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 1 की, तब कंज्यूमर 20 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 2 की, और जब कंज्यूमर 30 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 1 की, तब वो 0 यूनिट्स परचेस करेगा गुड 2 की। ओके, सो जब लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर, जब कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 1 की, तब वो 60 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 2 की। लेकिन जब कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 2 की, तब कंज्यूमर 30 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 1 की। ओके, सो ये जो लाइन है, this is the budget line. Line AB is called the budget line and line AB is the price line. इसी को अपन कहते हैं budget line और price line। और ये लाइन शो करती है कि गिवन इनकम के साथ कंज्यूमर कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस परचेस कर सकता है। ओके, गोइंग नेक्स्ट, बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। बजट लाइन के साथ साथ कौन कौन से अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है और कौन कौन से अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस है। ओके, सो लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर। ये जो लाइन है दिस इज बजट लाइन और प्राइस लाइन। ठीक है, सो बजट लाइन का मतलब अ लाइन विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जब एक कंज्यूमर अपने इनकम को दो गुड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है, तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उन दो गुड्स के परचेस कर सकता है अपने गिवन इनकम के अंदर। ओके, सो इन हिज गिवन इनकम वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस परचेस कर सकता है दो गुड्स के, जिनके ऊपर वो अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है। ओके, सो जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, मतलब जितने भी पॉइंट्स है बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के अंदर, ऑल दीज आर फीजेबल एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर के इनकम के अंदर है, कंज्यूमर अपने गिवन इनकम के साथ इन कॉम्बिनेशंस को परचेस कर सकता है, इसीलिए इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपन बोलते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ओके, सो जो भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस लाइन के ऊपर या अंदर, वो सारे पॉइंट्स क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। लेकिन अगर कोई पॉइंट है जो बजट लाइन के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे नॉन फीजेबल कॉम्बिनेशंस है, नॉन अटेनेबल, और अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर नॉट पॉसिबल फॉर अ कंज्यूमर to purchase with his given income। ओके, तो अपनी गिवन इनकम के साथ कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने इनकम कंस्ट्रेंट से बाहर हट के कोई कॉम्बिनेशन परचेस करे। अपने बजट लाइन से बाहर आकर वो कोई कॉम्बिनेशन परचेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो इनकम है उसके हिसाब से बस ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो उसकी इनकम के अंदर फिट होते हैं और जो वो परचेस कर सकता है। इस लाइन के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जो कंज्यूमर चाहे तो भी परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम स्पेसिफिक है और गिवन इनकम के साथ कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशंस परचेस नहीं कर सकता। ओके, गोइंग नेक्स्ट, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, सो स्लोप ऑफ बजट लाइन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। x कमोडिटी के y कमोडिटी कंजम्पशन में क्या चेंज है डिवाइडेड बाय x कमोडिटी कंजम्पशन में क्या चेंज है। बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द स्लोप। ओके, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस लाइन का स्लोप हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप
हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। सो प्राइस लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है। प्राइस लाइन ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। प्राइस लाइन जैसे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्राइस लाइन हमेशा क्या करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। क्यों? क्योंकि अपने पास एक गिवन इनकम है और उस पूरी इनकम को कंज्यूमर उन दो गुड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो अगर कंज्यूमर चाहता है कि किसी एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज हो तो उसको दूसरे गुड का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, एंड द सेम गोज द अदर वे। ओके, तो अगर वो चाहता है कि गुड 1 का कंजम्पशन इंक्रीज हो तो उसको उसके लिए गुड 2 का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि गुड 2 का कंजम्पशन इंक्रीज हो तो उसके लिए उसको गुड 1 का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इनकम स्पेसिफिक है और गिवन इनकम के अंदर उसको दोनों गुड्स का कंजम्पशन वो एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकता। ओके, गोइंग नेक्स्ट, बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। इट इज द सेम थिंग अगेन कि कंज्यूमर की इनकम स्पेसिफिक है तो किसी एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए उसको दूसरे गुड का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ओके, नाउ बजट लाइन कैन शिफ्ट। बजट लाइन जो है वो क्या कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप। नाउ लेट्स सी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बजट लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तब बजट लाइन शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द राइट विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप। नाउ लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर। जब कंज्यूमर की इनकम थी ₹60 और गुड 1 की प्राइस थी ₹2 और गुड 2 की प्राइस थी ₹1, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर परचेस कर रहा था 60 यूनिट्स ऑफ गुड 2 जब वो 0 यूनिट्स ऑफ गुड 1 परचेस कर रहा था, और 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 जब वो 0 यूनिट्स ऑफ गुड 2 परचेस कर रहा था। ओके, और जितने भी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस लाइन पे, वो कॉम्बिनेशन वो परचेस कर सकता था जब उसकी इनकम थी ₹60। अब अपन ऐसा मान रहे कि उसकी इनकम चेंज हो गई है 60 से ₹120, विच इज डबल ऑफ ₹60। प्राइस ऑफ गुड्स अभी भी सेम है, गुड 1 की प्राइस है ₹2, गुड 2 की प्राइस है ₹1। इस सिचुएशन में कंज्यूमर अगर 0 यूनिट्स परचेस करता है गुड 1 की तो वो 120 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 2 की, और अगर कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 2 की तो वो 60 यूनिट्स परचेस कर सकता है गुड 1 की। क्यों? क्योंकि जो उसकी इनकम है वो चेंज हो गई, इसलिए वो दोनों कमोडिटीज का कंजम्पशन इंक्रीज कर सकता है। कमोडिटीज की प्राइस सेम है, बस कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई है, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा, सेम। सेकेंडली, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है तो अब अपन ऐसा मान रहे हैं कि पहले कंज्यूमर की इनकम थी ₹60, अब कंज्यूमर की इनकम नीचे आ गई है ₹30 पे। प्राइस 1 और प्राइस 2 गुड्स का अभी भी कांस्टेंट है। सो बजट लाइन शिफ्ट्स बैकवर्ड व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस फ्रॉम ₹60 टू ₹30। सो प्राइस लाइन अपने आप कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज बैकवर्ड, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर को दोनों गुड्स का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्राइजेस गुड्स की सेम है लेकिन कंजम्पशन डिक्रीज होगा क्योंकि जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जब कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 1 की तब वो 30 यूनिट्स परचेस करेगा गुड 2 की, और जब कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस कर रहा है गुड 2 की तब कंज्यूमर परचेस करेगा 15 यूनिट्स ऑफ गुड 1। और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस लाइन के ऊपर है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर परचेस कर सकता है। ओके, सो बजट लाइन कैन शिफ्ट फॉरवर्ड as well as backward when the income of consumer increases or decreases without changing its slope। बिना उसके स्लोप को चेंज करे कंज्यूमर अपने इनकम के चेंज के साथ प्राइस लेने तो बैकवर्ड शिफ्ट कर सकती है या फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकती है। ओके, गोइंग, बजट लाइन कैन रोटेट। अभी तक अपन ने क्या देखा था कि बजट लाइन कैन शिफ्ट, बट अभी अपन देखने वाले कि बजट लाइन रोटेट कैसे कर सकती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट एंड रोटेट। ओके, सो जब इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज होती है और प्राइसेस ऑफ गुड सेम रहती है तो उस सिचुएशन में बजट लाइन क्या करती है, आगे शिफ्ट करती है या पीछे शिफ्ट करती है। लेकिन जब प्राइसेस ऑफ गुड्स चेंज होती है और इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम रहती है तो उस सिचुएशन में बजट लाइन रोटेट करती है और शिफ्ट नहीं करती है। ओके, सो शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है और प्राइस ऑफ गुड्स क्या रहती है, सेम। रोटेट के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम सेम रहती है और प्राइसेस ऑफ गुड्स चेंज होती है। ओके,
लेट्स लुक एट दिस फिगर ओवर हियर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे अपन ने गुड x को डिपिक्ट कर रखा है, यहाँ पे अपन ने गुड y को डिपिक्ट कर रहा है। अपन फर्स्ट सिचुएशन मान रहे हैं कि जब गुड x की प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इसका मतलब गुड x की प्राइस कम हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल के पहले अपन 30 यूनिट्स परचेस कर रहे थे गुड एक्स के, अपन प्राइस लेके चल रहे गुड एक्स की ₹1 पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल के अपन 30 चॉकलेट्स परचेस कर रहे थे जिसकी प्राइस थी ₹1 पर चॉकलेट। तो अपन पहले 30 चॉकलेट्स परचेस कर रहे थे, वो थी उसकी प्राइस ₹1 पर यूनिट। पर अब उसकी प्राइस चेंज हो गई है कि आपको ₹1 की अब 2 चॉकलेट्स मिलेगी। ओके, सो उसकी प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई। तो जो अपन अब कमोडिटी परचेस कर पाएंगे उस ही इनकम के अंदर, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइस में चेंज आया है तो अब अपन ज्यादा यूनिट्स ऑफ गुड एक्स परचेस कर पाएंगे। इसका मतलब कि अब अपन 60 चॉकलेट्स परचेस कर पाएंगे क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कम हो गई। इनकम अभी भी अपनी उतनी ही है, लेकिन कमोडिटी की प्राइस कम होने की वजह से अपना उस कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि जब प्राइस फॉल हो रही है गुड वाई की। ओके, सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि गुड वाई का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा ए से पॉइंट ए आर पे। तो जो पहले अपन यहाँ पे परचेस कर रहे थे वो चेंज हो जाएगा क्योंकि गुड वाई की प्राइस चेंज हो रही है, इनकम ऑफ कंज्यूमर अभी भी सेम है। प्राइस चेंज की वजह से अपन ज्यादा ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर पा रहे हैं विदाउट चेंजिंग अवर एक्सपेंडिचर और विदाउट अ चेंज इन आवर इनकम। गोइंग नेक्स्ट। ओके, सो अब यहाँ पे दो सिचुएशंस है, एक जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है और एक जब किसी गुड की प्राइस या किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो रही है। लास्ट स्लाइड में जो अपन ने पढ़ा था वो था जब किसी गुड की प्राइस डिक्रीज हो रही है। ओके, अब जो अपन पढ़ेंगे वो है कि जब किसी गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही। फॉर एग्जाम्पल पहले अपन जो चॉकलेट्स परचेस कर रहे थे उसकी प्राइस थी ₹1 की 2 चॉकलेट्स, लेकिन अब उसकी प्राइस चेंज होके हो गई है ₹1 की 1 चॉकलेट। ठीक है, तो पहले जो अपन परचेस कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल के पहले अपन यहाँ पे जब वो ₹1 की 2 थी, जब वो ₹1 की 2 थी तब अपन 60 चॉकलेट्स परचेस कर रहे थे, लेकिन अब उस चॉकलेट की प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है और अब वो हो गई ₹1 फॉर 1। ठीक है, तो अब आपको ₹1 की 1 चॉकलेट मिल रही। पहले भी आप उतने ही पैसे उस चॉकलेट के ऊपर लगा रहे थे, अभी भी आप उतना ही स्पेंड कर रहे हो उस चॉकलेट के ऊपर, लेकिन क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई है इसलिए अपनी बजट लाइन रोटेट करके टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगी और अब अपन जो चॉकलेट्स कंज्यूम कर पाएंगे वो है 30, क्योंकि अब जो चॉकलेट की प्राइस है वो कितनी हो गई है, ₹1 पर चॉकलेट। पहले क्या थी, ₹1 फॉर 2 चॉकलेट्स। तो इसीलिए सेम एक्सपेंडिचर पर अपन को अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा क्योंकि जो कमोडिटी है उसकी प्राइस चेंज हो रही है। सिमिलरली जब कमोडिटी वाई की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसके अंदर आपको कमोडिटी वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, गिवन के जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हो कमोडिटी वाई के ऊपर वो अभी भी सेम है। ठीक है, तो पहले जो आपका कंजम्पशन था ए बी वो आपको कम करके लेके आना पड़ेगा ए एल बी पर। ओके, गोइंग नेक्स्ट। लेट्स नाउ लुक इनटू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब आएगा, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को कब हिट करेगा। ओके, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ऑप्टिमम रेशनल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। इट इज रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, वो चॉइस जिसमें कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। In terms of IC curve analysis, the consumer reaches its optimum choice when two conditions are satisfied. Consumer अपने optimum choice पे तब पहुंचता है जब दो condition satisfy होती। सबसे पहला जब slope of IC equal होगा slope of price line के, और secondly IC convex होगा point of equilibrium पर। ओके, सो जब स्लोप ऑफ आईसी इक्वल होगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन के, और जब आईसी कॉन्वेक्स होगा अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंज्यूमर अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू रेशनल बिहाइंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के पीछे का रीजन क्या है। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर। यहाँ पे अपने पास इनकम ऑफ कंज्यूमर है ₹60, अपने पास गुड प्राइस ऑफ गुड एक्स है ₹2 और प्राइस ऑफ गुड वाई है ₹1। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस करता है गुड वाई की तो कंज्यूमर परचेस कर पाएगा 30 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, क्योंकि गुड एक्स की प्राइस है ₹2। और अगर कंज्यूमर 0 यूनिट्स परचेस करता है गुड एक्स की तो कंज्यूमर परचेस कर पाएगा 60 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। ओके, क्योंकि गुड वाई की प्राइस है यहाँ पे ₹1।
सो जो कंडीशन अपने पास सबसे पहली थी वो थी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स वाई शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स वाई इट मींस कि क्या रेट पे एक कंज्यूमर कितने गुड वाई को सेक्रीफाइस कर सकता ताकि उसको एक और एडिशनल यूनिट वो ऑब्टेन कर सके गुड एक्स की। ठीक है, यहाँ पे लाइन सुनना कि कितने यूनिट्स गुड वाई के सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है ताकि कंज्यूमर को एक और गुड एक्स मिल सके। एक कंज्यूमर कितने गुड वाई सेक्रीफाइस कर सकता है एंड दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और अपन ऐसा कह सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसका मतलब कि उसको कितने गुड वाई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे एक और एडिशनल यूनिट ऑब्टेन करने की गुड एक्स के लिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि कंज्यूमर कितना विलिंगली सैक्रिफाइस करना चाहता है एक और यूनिट गुड एक्स के ऑब्टेन करने के लिए, उसके लिए वो कितने गुड वाई सैक्रिफाइस करना चाहता है। और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का मतलब कि कितने उसको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ताकि वो एक और यूनिट ऑब्टेन कर सके गुड एक्स की। So slope of price line is slope of IC is equals to slope of price line. Let MRS of XY is equals to 2:1 indicating that the price of good X is 2 times the price of good Y. ठीक है, यहाँ पे अपन MRS क्या मान के चल रहे 2:1, जिसका मतलब क्या है कि जो प्राइस ऑफ गुड X है जो कि है ₹2, वो 2 टाइम्स है प्राइस ऑफ गुड Y के, और दैट 1 यूनिट ऑफ गुड X कैन बी परचेस्ड इन प्लेस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y। इसका मतलब कि आप सिर्फ एक यूनिट परचेस कर सकते हो गुड X की इन एक्सचेंज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y। इसका मतलब आपको 2 यूनिट्स गुड Y के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे एक यूनिट ऑफ गुड X को परचेस करने के लिए। Thus when MRS of XY is equals to 2:1 and slope of price line is equals to 2:1, इसका मतलब कि जो आप विलिंगली सैक्रिफाइस करना चाहते हो जब वो सेम होगा कि जिस रेट पे आपको मार्केट अलाउ करती है सैक्रिफाइस करने के लिए, तो उस पॉइंट पे कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्केट क्या अलाउ करती है कि अगर आपको एक और यूनिट अगर आपको परचेस करनी है गुड एक्स की तो उसके लिए आपको 2 यूनिट्स छोड़नी पड़ेगी गुड वाई की। इस रेट पे आपको मार्केट अलाउ करती है क्योंकि यहाँ पे गुड एक्स की प्राइस कितनी है ₹2 और गुड वाई की प्राइस कितनी है ₹1। तो आपको 2 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे गुड वाई के ताकि आप एक और यूनिट परचेस कर सको गुड एक्स की। Okay, so when MRS XY is equals to 2:1 and PX by PY is equals to 2:1, तो जब ये दोनों चीजें सेम होगी, जिस रेट पे आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो और जिस रेट पे मार्केट आपको अलाउ कर रहा है सैक्रिफाइस करने के लिए, उस पॉइंट पे कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम because the rate at which the consumer is willing to substitute good X for Y, जिस रेट पे कंज्यूमर विलिंगली सैक्रिफाइस करना चाहता है गुड एक्स के लिए गुड वाई को, वो रेट एग्जैक्टली सेम है जिस रेट पे मार्केट उसको अलाउ करती है गुड वाई को सैक्रिफाइस करने के लिए गुड एक्स के लिए। ठीक है, तो जब दोनों रेट सेम होंगे उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को हिट करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या थी? IC शुड बी कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। IC जो है वो क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। At the point of equilibrium, IC must be convex to the origin. This is because marginal utility derived from every commodity must decline as we consume more of it. क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि जब भी अपन किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हर एक कमोडिटी के कंजम्पशन के साथ, हर एक एडिशनल कमोडिटी के कंजम्पशन के साथ जो सेटिस्फैक्शन अपन को मिलता है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा अगर वो सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर उस कमोडिटी का कंजम्पशन कभी भी नहीं रोकेगा और वो कभी भी स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तभी कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर, और वी कैन से कि कंज्यूमर अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर पहुंच पाएगा। इट इज नॉट ट्रू द कंज्यूमर कैन नेवर रीच इफ इट इज नॉट ट्रू। अगर ये सही नहीं है तो कंज्यूमर कभी भी अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कभी भी कंज्यूमर अपने स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर नहीं पहुंच पाएगा। सो अगर कंज्यूमर को अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुंचना है तो उसके लिए MU हर एक कंजम्पशन के साथ, हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ MU क्या होना चाहिए? डिक्लाइन होना चाहिए। ओके,
So to hit the point of equilibrium, consumer must satisfy two conditions. सबसे पहला कि marginal rate of substitution should be equal to slope of price line, and second condition that IC should be convex at the point of origin. Okay, so with this we come to the end of chapter 4, that is indifference curve analysis, consumer equilibrium. If you guys found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. In the next video we are going to begin with chapter 5, that is theory of demand. And if you guys still have any doubt in this lecture, then please drop it down in the comment section. And yeah, see you in the next lecture.